आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का हम एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप सभी हमसे जुड़े रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, स्वरों की संख्या है। स्वरों की संख्या कितने हैं हिंदी में? तो देखिए, वर्ण के अंतर्गत ये सभी चीजें आते हैं। वर्ण जो होता है भाषा के सबसे लघुत्तम रूप होता है, सबसे छोटा इकाई होता है। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाषा के सबसे छोटा इकाई क्या होता है? तो वर्ण होता है। ठीक है, तो वर्ण की संख्या हिंदी में 52 है। इसी 52 वर्ण को कुछ मुख्य रूप से अगर हम देखें तो डिवाइड किया गया है स्वर वर्ण में, व्यंजन वर्ण में और अयोगवाह के रूप में। ठीक है, तो इसमें अंतर्गत अगर हम देखें तो स्वर वर्ण की संख्या इस 52 वर्ण में कितने हैं? 11। अ से लेकर अ, आ, ई, उ और ऋषि ए, ऐ, ओ और औ, यहाँ तक की जो स्वर की संख्या है, अम और अह को नहीं लेना है, क्योंकि अम और अह जो होता है वर्ण के अंतर्गत अयोगवाह में आते हैं। तो याद रखेंगे, अम और अह नहीं है। तो स्वरों की संख्या हिंदी में कितने हैं? तो 10, 11, 12, 13 ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 11। ठीक, इसके अतिरिक्त और आप कुछ और भी चीजें याद रख सकते हैं, जैसे व्यंजन। व्यंजन के संख्या के अंतर्गत अगर हम देखें तो व्यंजन में मुख्य रूप से हमें मूल व्यंजन दिखाई देता है और एक संधि व्यंजन दिखाई देता है, जिसे हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। तो मूल व्यंजन की संख्या 33 है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। 4 कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, ये 4 जो है मुख्य रूप से संयुक्त व्यंजन के रूप में आते हैं, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? देखिए, वर्णों के उच्चारण स्थान से जुड़े हुए प्रश्न है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान में अगर हम देखें तो मूर्धा और जीभ के स्पर्श से जिस वर्ण का उच्चारण होगा उसे मूर्धन्य कहते हैं। तो आपके जो जीभ है, यदि ऊपर वाले जो ललाट का हिस्सा को टच करता है, जैसे मुख के अंतर्गत अगर हम देखें मुख के पार्ट्स में, तो ये आपके जीभ मान लीजिए ऊपर वाले को स्पर्श करता है, जिसे र का उच्चारण करते हैं, री का उच्चारण करते हैं तो ऊपर जाता है, टा का उच्चारण करते हैं तो भी जी ऊपर जाता है, उसी को मूर्धन्य कहते हैं। तो इसमें अगर देखें तो ब, झ, ढ, फ, तो किसमें गया? ढ में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ढ। प्रश्न है, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? इनमें से जो अल्प प्राण की ध्वनि कौन सी है पहचानना है। देखो, होता क्या है ये अल्प प्राण महाप्राण, ये भी प्रश्न आते ही है। तो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, अर्थात हमारे मुख में हवा निकलने की दृष्टि से जो है पूरे व्यंजन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण और महाप्राण दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत अगर हम समझें तो अल्प प्राण क्या होता है? जिसमें हमारे जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं उस समय यदि मुख से बहुत ही कम हवा निकलता है, ठीक है, उसे हम अल्प प्राण कहेंगे। यदि आप चेक करना चाहते हैं तो सभी अपने मुख के पास हाथ को लेकर आए और वहां पर उच्चारण करके देखें। जैसे त का उच्चारण करें, था का उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे कि त में कम हवा निकल रहा है और थ में अधिक हवा निकल रहा है। तो थ जो है महाप्राण हो जाएगा, क्योंकि उसमें अधिक हवा निकलता है, और त में जो है अल्प प्राण होगा। तो इसमें हमें पहचानना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो समूह है वो अल्प प्राण ध्वनि का है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर राइट आंसर हो जाएगा बी, त, द और न, या ऐसे अभी आप याद रख सकते हैं जैसे स्पर्श व्यंजन के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अल्प प्राण में आता है, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण में आता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये कौन सा है? त वर्ग के त के बाद था के बाद द, तो ये तीसरा है। द के बाद ध के बाद ना, ये पांचवा है। तो पहला, तीसरा, पांचवा, अर्थात ये पूरा समूह जो है अल्प प्राण का है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस वर्णों के समूह से साप्ताहिक शब्द का निर्माण होगा? देखिए, साप्ताहिक शब्द के निर्माण के अंतर्गत अगर हम देखें तो साप्ताहिक शब्द का निर्माण हुआ है स में किसका मात्रा है? आ का, तो स हलंत प्लस आ, फिर आधा प है तो प हलंत, फिर ता है तो त हलंत, फिर इसमें आ की मात्रा है तो आ, फिर ह है, हमें ई की मात्रा तो ह हलंत धन ई, फिर का, फिर अ, इस प्रकार इसका निर्माण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, साप्ताहिक, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे। है नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन कौन सा नहीं है, पहचानना है। महाप्राण व्यंजन होता है 2 और चौथा वर्ण स्पर्श व्यंजन के। तो इसमें अगर हम देखें तो झ, च, छ, ज, झ, ठीक है, ये तो है महाप्राण है। ट और ठ भी महाप्राण है। त, थ, द, ध, ये भी महाप्राण है। प, फ, ब तीसरा वर्ण आता है, तो ये अल्प प्राण है। प वर्ग का तीसरा वर्ण है। प, फ, ब, तो पहला और दूसरा और चौथा वर्ण ही महाप्राण होता है, जबकि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। ठीक है, तो प अल्प प्राण है, ब भी एक अल्प प्राण है। ठीक, तो याद रखेंगे डी इसका राइट आंसर है। ब एक अल्प प्राण है, बाकी महाप्राण व्यंजन है। निम्न में मूल स्वर है। निम्न में मूल स्वर हमें पहचानना है। मूल स्वर या स्वर वर्ण होता ही क्या है, तो स्वर वर्ण जो होता है जिसके वर्णों के उच्चारण में किसी भी प्रकार के बाध्य पैदा नहीं होता है, जिनके उच्चारण हम स्वतंत्र से करते उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या हिंदी में 11 है। इन 11 स्वर वर्ण को अगर हम देखें तो इनके उत्पत्ति के आधार पर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक मूल स्वर में डिवाइड करते हैं और एक संधि स्वर में। होता क्या है, मूल स्वर मूल होते हैं। इसके अंतर्गत आ आता है, ई आता है, उ आता है और री आता है। ये चार ही स्वर वर्ण मूल स्वर के श्रेणी में आते हैं। बाकी संधि स्वर में आता है। संधि स्वर में दो प्रकार के होते हैं, एक संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है, एक संयुक्त स्वर हो जाते हैं और एक हो जाते हैं आपके दीर्घ। इसमें होते क्या है, आमतौर पर संयुक्त में विजातीय स्वरों का मेल होता है। जैसे अ और ई मिलकर क्या बनाता है, अ और ई मिलकर बनाता है ए, तो एक विजाती है, दोनों एक दूसरे का अलग अलग जात का है। अ और ई बनाता है ए का निर्माण करता है ना, तो ये से हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो इसमें मूल स्वर पूछा गया है, तो मूल स्वर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है आ नहीं है, आ एक दीर्घ स्वर है, ई एक मूल स्वर है, तो राइट आंसर होगा बी ई है। उष्म व्यंजन की संख्या है। उष्म व्यंजन की संख्या कितने हैं, तो इसके अंतर्गत देखें तो उष्म व्यंजन की संख्या 4 है। 4 कौन कौन से उष्म व्यंजन है, श, श, स और ह, यही 4 उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 4। नेक्स्ट है, निम्न में केंद्रीय स्वर या मध्य स्वर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आता ही रहता है, आईएमपी है ये, तो याद रखेंगे। जब जीहा के आधार पर स्वरों के भेद किए जाते हैं तो 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। इसमें प्रश्न पूछा गया है मध्य स्वर को लेकर। मध्य स्वर में सिर्फ एक ही स्वर वर्ण आते हैं और वह है अ, तो याद रखेंगे इसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में अघोष और महाप्राण व्यंजन नहीं है। देखिए महाप्राण व्यंजन में कौन नहीं आते हैं या कौन आते हैं, इसके अंतर्गत देखें तो अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत जैसे अंतस्थ व्यंजन आते हैं, महाप्राण में उष्म व्यंजन आते हैं। तो इन सभी वर्णों में अगर आप देखोगे तो र एक अंतस्थ व्यंजन है, तो इस ये क्या है, अल्प प्राण है, ना ही अघोष है। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा राइट आंसर डी र। नेक्स्ट प्रश्न है, संधि क्या है, तो संधि क्या होता है, जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए में क्या ऑप्शन दिया है, दो वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द, ये नहीं है। बी में ऑप्शन है दो वर्णों के मेल से बनने वाले स्वर, ये भी नहीं है। दो वर्णों के मेल से बनने वाले व्यंजन, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर है इसका डी, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए इसे अगर हम ध्यान से देखें तो कभी भी अगर आप संधि बनाते हैं, कोई भी आप संधि निर्माण करें, चाहे आप स्वर संधि का निर्माण करें, व्यंजन संधि का निर्माण करें, तो हमेशा सेंटर पॉइंट में ध्यान दें, बीच में ध्यान दें, वहीं पर हमारा संधि होता है, क्योंकि संधि दो पदों के मेल से होता है। जैसे अगर हम देखें इसे नाविक को अगर समझें तो नाविक में संधि जो है ये आता है अयादि स्वर संधि है। इसे हमने कैसे पहचानना, क्योंकि न में किसका मात्रा है, आ का, यहाँ बीच में क्या है, व हलंत है और उसके बाद किसका मात्रा है, ई का, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, आओ।
और हमारा अयादि नाम से ही बनता है। अयादि य और व को अगर साथ मिले तो अय, आय, औ, आओ यही आता है अयादि स्वर संधि में। तो नाविक एक अयादि स्वर संधि है। आओ का निर्माण कब होता है? तो आओ का जो निर्माण है, यदि औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ठीक है, तब जो है आओ का निर्माण होता है। तो इसमें औ की मात्रा है डी में और इक है, तो ठीक है, तो नौ धन इक हो जाएगा नाविक। इसे हम कैसे बनाएंगे? तो न में किसका मात्रा है? औ की मात्रा है। क्या उसके बाद कोई भिन्न स्वर है? बिल्कुल है, ई है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? ये दोनों मिलकर बनता है, ओ के बाद जब भिन्न स्वर आता है तो ये जो ओ है वह जो है व में ट्रांसफर हो जाएगा और व में ई की मात्रा लग जाएगा, जुड़ेगा तो इसके अंतर्गत आ जाएगा नाविक। नाविक आओ का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। चलो तो याद रखेंगे इसे। तो इसका राइट आंसर है डी, नौ धन इक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिधन एक का संधि होगी। प्रतिधन एक जो है कौन से संधि के अंतर्गत है? अगर हम देखें इनका शब्द क्या होगा तो प्रतिधन एक बना है प्रत्येक। प्रत्येक कौन से संधि में है? तो प्रत्येक है यड़ स्वर संधि में। याद रखेंगे यड़ स्वर संधि के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरोवर का संधि विच्छेद क्या है? सरोवर का संधि विच्छेद अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सरह धन वर। तो सरोवर का सही संधि विच्छेद है सरह धन वर। कौन से संधि में है? इसे भी आप याद रख सकते हैं, विसर्ग संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, पवित्र। पवित्र में कौन सा संधि है? देखो पवित्र को अगर आप तोड़े तो बीच में हमें मिलेगा औ, क्योंकि इधर प हलन फिर अ धन, इधर क्या मिल जाएगा? ई की मात्रा है तो औ का निर्माण हो रहा है, मतलब अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि है, औ का निर्माण कब होता है? जब ओ की बाद कोई भिन्न स्वर आता है। आया है ई, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पोधन इत्र। पोधन इत्र होगा पवित्र का, ठीक है। तो यहाँ पर संधि कौन सा है? पवित्र में स्वर संधि है। स्वर संधि में भी कौन सा है? तो अयादि स्वर संधि है। प्रश्न है, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वार्थ, स्वार्थ मतलब अपना, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अपना अर्थ जब रहते हैं हम सेल्फिश हो जाते हैं, इंग्लिश में ऐसे शब्द कह सकते हैं। तो जब स्वार्थ जुड़ा रहता है तो इसका संधि विच्छेद होता है। स्वार्थ का सही संधि विच्छेद होगा स्वधन अर्थ। स्व मतलब खुद का, ठीक है, स्वधन अर्थ उसे हम कहेंगे स्वार्थ। ये है दीर्घ स्वर संधि में। इसे आप स्वागतम से मत बनाना, सुधन आगतम वाला, ठीक है, ये नहीं बनेगा उससे, क्योंकि उनका अर्थ अलग होता है, इनका अर्थ अलग है। तो स्वार्थ का सही संधि विच्छेद है स्वधन अर्थ। और संधि में अगर देखें तो दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? नायक में भी देखो आय का निर्माण हो रहा है। आय मतलब फिर से आ गया आपका अयादि स्वर संधि। अब आय का निर्माण ए के पश्चात होता है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तब इसमें क्या हो जाएगा? ए की मात्रा किस में है? डी में है, बस यही इसका राइट आंसर है, नय धन अक, नायक, अयादि स्वर संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए का उच्चारण स्थान अगर हम देखें तो क्या है? ए और ए का जो उच्चारण स्थान है, दोनों ही का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। कंठ, तालु और जीहा के स्पर्श से इन दोनों वर्ण का उच्चारण होता है। तो राइट आंसर है सी, कंठ तालव्य। प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु के किस चीज का बोध होता है? तो मुख्य रूप से भाववाचक जो संज्ञा होता है व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में हमें बताता है। जैसे मीठा है, खट्टा है, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें जैसे बुढ़ा व्यक्ति, इस प्रकार की चीजें, तो उसके क्या चीज का पता चल रहा है? गुण का। तो इसमें दिया ऑप्शन है नाम, स्थान, समूह, गुण। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, गुण। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयदशमी में कौन सी संज्ञा है? विजयदशमी में कौन सी संज्ञा है? विजयदशमी क्या है? एक पर्व है। तो जब भी आपके किसी भी प्रकार के पर्व, तीज त्योहार के बारे में पूछा जाए, हमेशा याद रखना व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो विजयदशमी में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जिसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जितने भी पद नाम होते हैं वो भी जातिवाचक संज्ञा, जैसे शिक्षा, कवि, गुरु सभी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मेला नहीं है। मेला क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा है, तो याद रखेंगे इसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मेला जातिवाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो ऑप्शन है शत्रुता, प्रेम और दान, तीनों ही भाववाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न है संज्ञा के भेद कितने हैं? तो संज्ञा के कितने भेद है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा के भेद 5 हैं। कौन कौन सा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, या इसी को पदार्थवाचक भी कह देते हैं, और एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो 5 प्रकार के संज्ञा के भेद है। संज्ञा से रिलेटेड एक और प्रश्न भी आते हैं, कहते हैं कि गणना के दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद है? इस प्रकार अगर पूछा जाए गणना के दृष्टि से, तो इसे भी आप याद रखेंगे 2, एक है धर्म और एक है वस्तु। धर्म के अंतर्गत सिर्फ एक ही संज्ञा आती है, भाववाचक संज्ञा, बाकी शेष 4 संज्ञा वस्तु के आधार पर डिवाइड है। अगर आपसे पूछा जाए कि वस्तु के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, तब आप लेंगे 4। प्रश्न है दुरात्मा में कौन सा संधि है? दुरात्मा के अंतर्गत अगर हम इसका सही संधि विच्छेद करें दुरात्मा का, तो सही संधि विच्छेद होगा दुहधन आत्मा। दुहधन आत्मा से बना है दुरात्मा, तो इसमें विसर्ग आया है, तो राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि डी। ठीक है, संधि के लिए टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि संधि का हम एक अलग से क्लास का वीडियो लेकर आएंगे, जिसके माध्यम से आप आसानी से संधि को और आसानी से समझ सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जगदीश में कौन सा संधि है? जगदीश में कौन सा संधि है? तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करें जगदीश का, तो ये होगा जगत धन ईश। ठीक है, इससे बनेगा जगदीश। तो क्या आ गया अंतिम में? हलंत व्यंजन, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यंजन संधि। प्रश्न है भारतेंदु में कौन सा संधि है? भारतेंदु के अंतर्गत संधि अगर हम देखें, तो भारतेंदु का अगर हम संधि विच्छेद करें तो एक ही मात्रा है, मतलब गुण स्वर संधि है, तो भारत धन इंदु होगा। इसका सही संधि विच्छेद भारतेंदु का भारत धन इंदु। ठीक है, भारत धन इंदु हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा बी, गुण स्वर संधि। नेक्स्ट है ई का उच्चारण स्थान कौन सा है? ठीक है, इसका उच्चारण स्थान हमें पहचानना है, तो ई और ई का दोनों ही का उच्चारण स्थान है तालव्य तालु, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, तालु। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी स्वर वर्ण का मात्रा नहीं होता है? तो इसमें सिर्फ सबको पता है, बचपन से पढ़ते आए हैं, आ का कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आ। बाकी सबका मात्रा होता है, ई का जैसे मात्रा इस प्रकार, ए का मात्रा इस प्रकार सिंघल वाला, ऊ का मात्रा नीचे इस प्रकार का रहता है। ठीक है, तो ये सभी मात्रा अक्षर बचपन से पढ़ते आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त व्यंजन 6 मिलकर बना है। जो संयुक्त व्यंजन है, जिसे स्टार्टिंग में मैंने बताया 4 संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, स्र, ये 4 जो है आपके संयुक्त व्यंजन है। तो छ का पूछा है, छ बना है क हलंत धन श से। अगर श में भी हलंत रहे तो इसमें एक बाद आपको अ लिखना जरूरी है, तो याद रखना इस रूप में भी ऑप्शन मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी सी, क हलंत धन श। नेक्स्ट प्रश्न है अम और अह क्या है? स्टार्टिंग में ही मैंने बताया क्या है, ये अयोग वाह है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, अयोग वाह। अयोग वाह किसे कहते हैं? जिसका योग नहीं होता है उसे हम अयोग वाह कहते हैं। आप हमेशा देखना अम और अह को हम योग नहीं कर पाते हैं। जैसे ई का आप योग कर सकते हैं, ई को आप योग कर सकते हैं, इसका आप लिखे तो की, देखो योग हो गया, आर एक्स से जुड़ गया तो ये जुड़ जाता है, लेकिन अम और हक नहीं जुड़ता है। जैसे देखना अगर हम लिखें अंबर, अंबर लिखे तो देखो अंबर इस प्रकार लिखा जाएगा, लेकिन सीरा रेख के ऊपर हमने अम की मात्रा डाल दिया अंबर। ठीक है,
चांद अगर लिखे या फिर अतः लिखे, अतः भी अगर लिखे तो इसमें देखो अलग से लिखते हैं, यही आपका अयोगवाह है। ठीक, तो अयोगवाह किसे कहते हैं? जो योग ना हो। अगला है सच्चरित्र का संधि विच्छेद क्या है? सच्चरित्र का संधि विच्छेद है, राइट, इसका आंसर हो जाएगा बी, सत धन चरित्र। ठीक है, संधि सभी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे जुड़े रह सकें। धन्यवाद।